हेलो बच्चों, आज हम लोग थोड़ा करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो क्लास 11th के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। तो इसमें आपको समझना है बिल्कुल बेसिक से कि इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन से टर्म्स हैं जो आपको समझने हैं, कौन कौन से फॉर्मूले जो आपको समझने हैं। तो पूरा देखना है आपको अच्छे से। ये मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ, इंट्रो वीडियो है ये, इसमें इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। दूसरे वीडियो में उसका फिर सीक्वेंस चलेगा, तो मेरे ख्याल से 2-3 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले आपको समझना है करंट क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। करंट को समझने के पहले आपको चार्ज को समझना पड़ेगा। चार्ज 9th क्लास तक आप लोगों ने चार्ज शायद सुना भी नहीं होगा, लेकिन समझते तो होंगे चार्ज क्या होता है। शायद आप लोगों ने एटम तो पढ़ा होगा या समझा होगा। एटम में प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, राइट। तो चार्ज बेसिकली दो तरीके के होते हैं, या तो पॉजिटिव या नहीं तो नेगेटिव, ठीक है। तो चार्ज कैसे कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं या नहीं तो नेगेटिव हो सकते हैं, प्लस या नहीं तो माइनस, ठीक है। तो ये करंट कैसे होता है और चार्ज से क्या रिलेशन है। तो इट हैज बीन फाउंड दैट कि जो चार्ज फ्लो होता है, चार्ज के फ्लो की होने की वजह से ही करंट बनता है। अगर चार्ज फ्लो ही ना हो, एक ही जगह बैठा है, तो करंट नहीं बनने वाला, ठीक है ना। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देखते हैं, करंट जो देखते हैं, वो कैसे होता है, फ्लो ऑफ चार्ज से। और हम चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे करंट, तो क्या लिखोगे, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट नहीं होगा, चार्ज फ्लो होगा तो करंट होगा, ठीक है। तो आप मान लो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करेंगे जनरली। चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करेंगे, जैसे वर्क डन को W से डिनोट करते हैं, राइट। तो चार्ज को Q से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर चार्ज की बात करें तो प्लस Q है। मान लो प्लस Q दौड़ दौड़ के इधर जा रहा है, प्लस Q इज रनिंग दिस वे, तो करंट भी होगा इधर। क्या होगा, करंट होगा इधर, ठीक, करंट भी इधर होगा। और करंट का जो सिंबल होता है वो I होता है, I से डिनोट करेंगे हम लोग करंट, ठीक है। तो करंट को हम लोग जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर लिखा जाए, ये होता है चार्ज अपॉन टाइम, Q/T, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक चीज कर रहे हैं, इससे बेसिक कुछ नहीं होता, ठीक है। चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज का भी यूनिट होता है। जैसे हम लोग डिस्टेंस लेते हैं जनरली मीटर्स में, टाइम लेते हैं सेकेंड्स में, राइट। उसी तरीके से चार्ज का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं कूलम, डिनोटेड बाय C। साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने खोज किया है उसका नाम है कूलम। टाइम के लिए हम लोग लेते हैं सेकेंड्स, ऐसा S से डिनोट करते हैं, यानी कि कूलम अपॉन सेकेंड, ये यूनिट है किसका, करंट का। इसको हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर, ठीक है। तो कूलम अपॉन सेकेंड बोलो या एम्पियर बोलो, एम्पियर को कैपिटल A से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो एम्पियर करंट का यूनिट जनरली आपको एम्पियर ही मिलेगा। कूलम अपॉन सेकेंड बहुत ही कम बोलते हैं, फैशन में नहीं बोलते हैं, फैशन में नहीं बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, इट हैज बीन फाउंड दैट, ये सब एक्सपेरिमेंट फैक्ट है, किए गए एक्सपेरिमेंट्स, और कन्वेंशन ये माना गया है, वर्ल्ड वाइड ये कन्वेंशन माना गया है कि पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, करंट भी उधर ही माना जाएगा, ठीक है ना। और नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, मान लो नेगेटिव चार्ज माइनस Q इधर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ठीक इसकी उल्टी मानी जाएगी, ठीक है ना। करंट यानी कि I ऐसे मानी जाएगी। ये सब कन्वेंशन है जो पूरे वर्ल्ड वाइड माना गया है। कन्वेंशन एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा सिस्टम होता है जो पूरे वर्ल्ड के लिए सेम होता है, ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं चार्ज, मोबाइल C टाइप चार्जर क्या होता है, कोई भी मोबाइल C टाइप होगा, सब में चार्जर सेम ही लगेगा। ये पूरे वर्ल्ड वाइड कन्वेंशन बनाया गया, लॉ बनाया गया है, ताकि लोगों को वर्ल्ड वाइड साइंस को समझने में या डिवाइस को यूज करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसीलिए कन्वेंशन से सब बनाया गया है। तो आप एम्पियर, किसी भी देश में जाओ, बोलोगे भाई करंट का एम्पियर बताओ, करंट का यूनिट बताओ, तो एम्पियर ही बताएगा। ये वर्ल्ड वाइड कन्वेंशन है, ठीक है। तो ये हो गया आपको चार्ज। तो
अगर कोई चार्ज रेस्ट पे हो और मुझे करंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं उस चार्ज को धक्का लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा ताकि वो घूमे, मूव करे, तभी मुझे करंट मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। तो अगर मुझे करंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कुछ काम करना पड़ेगा मुझे, उस चार्ज को धक्का लगाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। भाई करंट चाहिए तो कुछ काम तो करना पड़ेगा, राइट। तो चार्ज जब रेस्ट में है तो काम कैसे होगा, करंट कहाँ से आएगा, है। जैसे बच्चों के पेरेंट्स अगर रेस्ट करने लग जाए, काम नहीं करे, तो फिर कैसे होगा, बच्चों की लाइफ कैसे चलेगी, बच्चों की स्कूल फीस कौन देगा, ट्यूशन फीस कौन देगा, कपड़े कहाँ से आएंगे, खाने कहाँ से आएंगे, घर कहाँ से आएगा। बिल्कुल उसी तरीके से चार्ज को धक्का नहीं लगाया गया, चार्ज को काम पे नहीं लगाया गया तो करंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई कुछ काम तो हमें करना पड़ेगा ताकि हम चार्ज को धक्का लगाएं और हमें करंट मिले। तो इसको बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, ठीक है ना। तो जब तक वर्क डन अपॉन चार्ज वाला फैक्टर नहीं आएगा, पोटेंशियल भी नहीं मिलेगा। पोटेंशियल भी नहीं मिलेगा तो पोटेंशियल को हम लोग एक्चुअली V से डिनोट करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। इसको हम आगे और पढ़ेंगे तो उसमें मिलने वाला है ओम्स लॉ। पहले इसको समझ लेते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं क्या, पोटेंशियल। अब इसको यूनिट पे आप ध्यान दो। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। यानी कि जूल पर कूलम इस पोटेंशियल का यूनिट आ गया, V का यूनिट आ गया। इसको हम लोग जूल पर कूलम को वोल्ट भी बोलते हैं। नाम सुना होगा घर में, वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज है, बहुत ही लो वोल्टेज है, राइट। तो यही है, वर्क डन अपॉन चार्ज ही है। लो वोल्टेज का मतलब कम काम हो रहा होगा चार्ज को धक्का लगाने के लिए, तो आपको वोल्टेज कम मिलेगा, ठीक है ना। आगे जाएंगे हम लोग। तो ओम्स लॉ उन्होंने एक्सप्लेन किया था बहुत ही अच्छे से। भाई पोटेंशियल तो चलो आपने लिख दिया, फॉर्मूला क्या है, लेकिन इस पोटेंशियल को यानी कि वोल्टेज को यानी कि वोल्ट को उन्होंने रिलेशन किया था, रिलेशन बताया था करंट के साथ। उन्होंने बोला था ये जो करंट होता है ना, वो पूरा का पूरा वोल्टेज पे डिपेंड होता है, यानी कि वो पूरा वर्क डन अपॉन चार्ज पे डिपेंड होता है। वोल्टेज क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज ही तो है। तो करंट किस पे डिपेंड कर गया, वर्क डन अपॉन चार्ज पे डिपेंड कर गया, ठीक है। लेकिन उन्होंने इस चीज को तो नहीं बताया, उन्होंने इतना ही बताया था, लेकिन हम लोग रिलेट कर सकते हैं चाहे तो, रिलेशन हम लोग खोज तो सकते हैं एक दूसरे को रिलेट करके। तो उन्होंने ये बोला था जो करंट है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसको आप लोग बहुत सारे बुक में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है आपको, तो घबराना नहीं है, आइदर वे इज ट्रू। लेकिन देखा जाए तो वोल्टेज एक्चुअली करंट पे डिपेंड नहीं करता, करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना। ये रिलेशन थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगता है, रिलेशन ठीक नहीं है दिखाना, लेकिन चलो बुक में ऐसे लिख देते हैं। अदरवाइज करंट है वो डिपेंड करता है वोल्टेज पे, और वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है, वर्क डन अपॉन चार्ज पे। जितना ज्यादा काम होगा, जितना ज्यादा वर्क डन होगा चार्ज को धक्का लगाने में, उतना ज्यादा वोल्टेज होगा, ज्यादा वोल्टेज होगा तो करंट भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ जो थे मिस्टर ओम्स, इन्होंने बोला कि वोल्टेज और चार्ज में डायरेक्ट का रिलेशन है, वोल्टेज बढ़ा तो चार्ज भी बढ़ा। हम बोलते हैं ना कि बैटरी अगर बड़ी हो तो ज्यादा वोल्टेज देगा, बड़ा बैटरी चाहिए, मेरे पास घर है जो बड़ा है, डिवाइसेस बहुत है मेरे पास, तो मेरे को बिग बैटरी चाहिए क्योंकि वो करंट बहुत ज्यादा देगा। बहुत ही कम डिवाइस है तो छोटे बैटरी से काम चल जाता है, यानी वो छोटा वोल्टेज देता है, ठीक है ना, छोटा इलेक्ट्रिसिटी देता है, ठीक है। तो वोल्टेज और I में डायरेक्ट का रिलेशन, ज्यादा वोल्टेज ज्यादा करंट, कम वोल्टेज कम करंट। तो इसको हम इक्वेशन में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू I, R एक आया फैक्टर, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब वो नाम से लग रहा है ना, रेजिस्ट करना, रोकना, यानी कि करंट अगर फ्लो करेगा ना किसी वायर में या किसी डिवाइस में कहीं पर, तो वहां पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है वायर में जो करंट के मोशन को अपोज करता है, करंट को रोकना चाहता है, चार्ज फ्लो को अपोज करना चाहता है, ठीक है ना। उसी फैक्टर को बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है।
तो चार्ज फ्लो को जो अपोजिशन मिलता है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, रेजिस्टेंस को आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। कैमरा चेक कर लो, इज इट ओके और नॉट, ठीक है। आप रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हो। ऑपोजिशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। क्योंकि वायर की जब हम बात करें, मेटालिक वायर की बात करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे आप कह सकते हो एटम्स और आयंस होते हैं, ठीक है। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ता है तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे एटम्स को धक्का मारते हैं। जैसे आप इमेजिन कर लो, सिनेमा हॉल में बैठे हो, ठीक है ना, और वहाँ पर बहुत भीड़ है, और अचानक से कोई हल्ला कर दे, कोई बोल दे भाई सिनेमा हॉल में बॉम्ब है, क्या होगा, लोग ऐसे वैसे भागेंगे एग्जिट गेट की तरफ ना, पूरा जिगजैग करते हुए, एक दूसरे को धक्का देते हुए। तो आप बड़ा मुश्किल से आगे जा पाओगे, क्योंकि आपको भी तो धक्का लगेगा ना, कभी इधर जाओगे कभी इधर जाओगे। तो ऐसा ही बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन में भी जब हम लोग क्या करते हैं, किसी वायर में क्या करते हैं, करंट अगर देना चाहते हैं, वोल्टेज जब देते हैं हम लोग, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाती है, वो भागना चाहता है। तो इधर उधर जो भागता है ना, तो बहुत सारे स्ट्राइक करता है, धक्का मुक्की होती है बहुत ज़्यादा। वो फ्री फ्लो वाला मोशन नहीं होता है, फ्री फ्लो वाला मोशन नहीं है। वो कैसा मोशन है, भीड़ वाला मोशन, धक्का मुक्की वाली मोशन है। दैट मीन्स ऑपोजिशन मिलता है उसको। तो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो ओम्स लॉ ने हमें दिया था। तो इसका ग्राफिकल आपको ग्राफ भी मिलेगा एनसीईआरटी में, कि वी और आई का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो बहुत सिंपल सा ग्राफ है इसका, दिस इज वी एंड दिस इज आई, ठीक है ना। और ये है इसका स्ट्रेट लाइन। देखो जब भी डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, वी और आई का डायरेक्ट रिलेशन है, तो डायरेक्ट रिलेशन वाले मामले में आपको हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, ठीक है ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो जब लाइन मिल गया है तो हर एक लाइन का कुछ ना कुछ स्लोप होता है, हमने डिस्कस किया था, शायद आपको याद हो, स्लोप। तो V और I का जो स्लोप होता है ना, वही रेजिस्टेंस R होता है। तो किसी भी VI ग्राफ में अगर आपको स्लोप दिया जाए, यानी कि रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, स्लोप अगर गिवन है, इसका मतलब आपको रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है ना। स्लोप फाइंड करने का तरीका भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैं दोबारा यहाँ बता दूंगा आपको। फिलहाल आप ये समझो कि V और I का जो लाइन है, उस लाइन का जो स्लोप है वो होता है R। अब बोलोगे स्लोप क्या होता है, तो स्लोप होता है ये वाला एंगल, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं स्लोप, थीटा एंगल बोलते हैं। लेकिन जब स्लोप फाइंड करनी होगी तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो स्लोप ऑफ एनी लाइन इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। टेंथ में जो बच्चे हैं उनके लिए tan थीटा sin थीटा समझ में आ गया होगा, अब तक तो कर चुके होंगे। तो tan ऑफ दिस एंगल, माइंड इट, ये एंगल इसी तरीके से होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे वाला एंगल नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए एंटी क्लॉकवाइज एंगल। तो tan ऑफ दिस एंगल, मान लो ये जो लाइन है ना 30 डिग्री बनाता होगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री लिखेंगे। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो 1/√3 क्या हो गया, रेजिस्टेंस आ गया। जो भी यहाँ पे एंगल हो उसका आप tan वाला फॉर्मूला लगा लो। अगर मान लो 60 डिग्री है तो मैं बोलूंगा tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी, यानी कि √3 होती है, तो √3 इस लाइन की रेजिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। मान लो 45 डिग्री है तो मैं बोलूंगा tan 45 डिग्री, ठीक है। मान लो ऐसा, ये वोल्टेज है और ये करंट है, ये एक लाइन है, ये ऐसा दिया गया है 45 डिग्री, ठीक है। VI ग्राफ है, 45 डिग्री है, और आपको बोला जाएगा फाइंड द स्लोप, या फिर बोला जाएगा फाइंड द रेजिस्टेंस। क्या बोला गया है, फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू याद है आपको, उसकी वैल्यू 1 होती है।
तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 ओम हो गया। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम, और उसका सिंबल क्या है, ये सिंबल है। ठीक है, बढ़िया। अगर 60 डिग्री होता तो tan 60 निकाल लेते हैं, 45 है तो 45 निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है ना, ओके। कभी कभी चालाकी करते हैं स्कूल वाले, आई को इधर दे देंगे, बी को इधर दे देंगे, है ना, और बोलेंगे फाइंड द स्लोप, तो वो भी कर लेते हैं। भाई हम लोग भी तो चालाक हैं, स्कूल वाले चालाक है तो हम लोग भी चालाक हैं। अगर आपको दे दिया जाए आई वाला ग्राफ इस तरफ, बी वाला ग्राफ इस तरफ, और ये लाइन ऐसा दे दिया गया हो, अब देखो एक्सिस चेंज हो गया, आई ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया, तो इस केस में क्या लिखेंगे हम लोग, इस केस में स्लोप लिखेंगे 1/r, उल्टा हो गया। ठीक है ना, अगर मान लो ये 60 डिग्री है, ठीक है, और बोला गया इस ग्राफ में फाइंड रेजिस्टेंस, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, फाइंड द रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू, स्लोप, सॉरी एक मिनट, सॉरी, मुझे लिखना पड़ेगा स्लोप, मुझे लिखना पड़ेगा स्लोप इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, ये लिखना पड़ेगा मुझे। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, यानी कि 1/r मुझे मिल गया है √3, यानी कि r हो जाएगा 1/√3 ओम, 1/√3 ओम उसका यूनिट है ओम, r इधर √3 इधर, तो r इज इक्वल टू 1/√3 ओम इस केस में आ गया। जो भी एंगल हो आपको टाइम लगा देना है, ठीक है ना, आपका काम हो जाएगा, रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो ये सब आसान तरीके हैं, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं। एक मिनट बच्चों, यहां पर थोड़ा हम लोग इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सबको मालूम है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, प्रोटॉन बिल्कुल बीच में होता है, घूमता नहीं, चुपचाप से बैठा रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, चार्ज वो फिक्स होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर आपके पास 500 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो कितना चार्ज होगा, 500 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अगर 10,000 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो 10,000 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये है कि जो टोटल चार्ज होगा वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, n है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मिलियंस में भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। ठीक, इनटू q, q क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल चार्ज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों वाले फॉर्मूले हैं, v इज इक्वल टू आई आर हमने सीखा अभी, ओम्स लॉ ने हमें दिया, इसका ग्राफ भी सीख लिया हम लोगों ने, और क्या सीखा, और हम लोगों ने स्लोप सीख लिया निकालना, स्लोप मीन्स tan थीटा वाला चीज। ठीक, तो ये सब चीजें आपको बहुत ही काम आने वाली है, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, एनसीईआरटी के बाहर भी इससे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ही देना चाहते थे, इतना ही करना चाहते थे, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो, इसमें कोई अगर डाउट है तो आप सीधा सीधा मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।